नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और आज बात होगी REPL की। रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो अर्बन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट का काम करती है। 29 साल से ये कंपनी जो है वो अपने एग्जिस्टेंस में है और कुल मिलाकर जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उनके कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटीज, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जैसे जो तमाम स्किल इंडिया और अमृत जैसे जो तमाम स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनके साथ क्लोजली काम करती है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर REPL जो है वो कंसल्टेंसी देती है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज में भी। कुछ स्मार्ट सिटीज जहाँ पर ये कंपनी काम करती है वो है वाराणसी, इंदौर, कानपुर, देहरादून, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर, ईटानगर, जबलपुर और साथ ही साथ तमिलनाडु का शहर वेल्लोर। ज्यादा समय ना गंवाते हुए मेरे साथ प्रदीप मिश्रा जी हैं, CMD हैं REPL के। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ इस बातचीत के लिए शामिल होने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रदीप सर, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि क्या सोच थी जब 29 साल पहले आपने REPL की शुरुआत की? क्या मकसद था उस समय तक, और 29 साल का जो आपका ये लंबा सफर रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है? कंपनी की शुरुआत 1992 में की थी और 91 में इंडिया में मार्केट ओपन होने का कंसेप्ट शुरू हुआ था। तो मार्केट जो लिबरलाइज हो रहा था एट दैट टाइम, मैं कॉलेज से जस्ट पास होके निकला था 91 में ही, और मुझे ऐसा लगा कि कंट्री में अब एक्सपेंशन जो है बहुत तेजी से होगा। उस एक्सपेंशन के लिए सिटी का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स आएगा और प्राइवेटाइजेशन, ओपनिंग ऑफ मार्केट और अर्बन सेक्टर में ग्रोथ, इन सब को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी एक छोटी सी कंपनी REPL खोली। 2-4 लोगों की कंपनी थी जिसमें हम लोगों ने कंसल्टेंसी का काम शुरू किया कि अर्बन सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं उसको कैसे डिजाइन किया जाए और डिलीवर किया जाए। और समहाउ 91 में जो मार्केट ओपन होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद वो एक्सपैंड ही करता चला गया। और आज जो इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट है, मार्केट है, वो बहुत डिफरेंट है 1991 से। और राइट टाइम पे राइट स्टेप ले लिया, जॉब ना करके अपनी कंसल्टेंसी खुद शुरू की, तो उसका डिविडेंड मिला हमको। और बिल्कुल सर, और डिविडेंड ऐसा मिला कि मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि REPL जो है वो NSE लिस्टेड कंपनी है। सर, 1991 में जो जिस तरह के बदलाव देश में हो रहे थे, जिस तरह की पॉलिसीज आ रही थी, उन पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए भी आपने बिजनेस की शुरुआत की थी। लेकिन सर, ये तो पिछले सालों की बात हुई। पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं तो सब कुछ बदल गया है। बहुत सारे सेक्टर्स के लिए तो काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। प्रदीप जी, ऐसे में अर्बन प्लानिंग, बिल्डिंग डिजाइन्स एंड ऑल, क्या कुछ बदला है आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए? 91 के बाद अगर हम देखें तो एक नेशनल हाउसिंग पॉलिसी बनी थी जिसमें ये डिसाइड किया गया कि जो घर बनाने और डिलीवर करने की जो जिम्मेदारी है वो प्राइवेट सेक्टर को देंगे और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो एक फैसिलिटेटर का काम करेगी। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के ग्रीन फील्ड बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स एंड हाईटेक टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स आए और हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और हम लोगों ने 5,000 एकड़ के प्रोजेक्ट को डिजाइन किया फॉर प्राइवेट सेक्टर। लास्ट 2-3 ईयर में जो है बहुत चेंज आया एंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के साथ साथ ब्राउन फील्ड जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग शहर है उसको अपग्रेड करना। जैसे दिल्ली में अगर आप देखें तो चांदनी चौक का अपग्रेडेशन हुआ। बनारस में अगर हम देखें तो पूरे शहर को अपग्रेड कर दिया गया स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। उनके घाट हैं, मंदिर का एरिया है, जो हार्डकोर पुराना एरिया है उसको अपग्रेड किया गया।
तो पिछले 3-4 साल में ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट हुआ और टेक्नोलॉजी का यूज पहले से ज्यादा हुआ। आज हर पानी की पाइपलाइन से लेके बिजली के बल्ब सब कुछ सेंसर ड्रिवन है और एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मॉनिटर्ड है। एक बल्ब भी कहीं अगर स्ट्रीट लाइट फ्यूज होती है तो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में फ्लैश आता है कि ये लाइट यहाँ पे फ्यूज हो चुकी है, स्ट्रीट लाइट। जो उसका डिजिटलाइजेशन है ये पिछले 3-4 साल का कंट्रीब्यूशन है। इट इज अ वेरी डिफरेंट, ब्राउन फील्ड का डेवलपमेंट बहुत डिफरेंट है ग्रीन फील्ड से। प्रदीप जी, एक और अहम चीज ये है कि जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि एक तरफ जीआईएस है और एक तरफ है एईसी, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन। मुझे बताइए दोनों में आखिर कंसल्टेंसी कैसे डिफरेंट है? सेक्टर्स दोनों हैं, लेकिन कैसे बदलाव देखा है आपने पिछले सालों में, और इन दोनों को अगर मापा जाए तो किस तरह से मिलजुल कर ये दोनों ही काम करते हैं, जीआईएस भी और साथ ही साथ एईसी भी? देखिए, जीआईएस एक टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है, जो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर डाटा अवेलेबल है तो किसी भी तरह का निर्णय लिया जा सकता है। आज अगर एक बेस मैप एग्जिस्ट करता है और उस बेस मैप में कितने स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज हैं, क्या पॉपुलेशन है, कहाँ घर है, कहाँ ऑफिस है, सारा चीज अवेलेबल है, तो उससे आप एनालिसिस ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप के लोग यहाँ रहने आएंगे। अगर इलेक्शन में अपना बूथ बनाना है तो बेस्ट लोकेशन क्या होगा कि 500 मीटर से ज्यादा किसी को चलना ना पड़े और वो वोट कास्ट कर दे। ये जो ऑटोमेटिक एनालिसिस है वो जीआईएस के थ्रू पॉसिबल है। तो जीआईएस एक टूल है जो जिससे आप वेरियस टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डिसीजन ले सकते हैं। और एसी जो है वो एक आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग जो वर्टिकल है, उसकी जो डिजाइनिंग है, उसका जो बिल्डिंग बनाना एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डिजाइनिंग है वो एसी में आता है। तो जीआईएस इज अ वाइडर एरिया जहाँ पे सोशल एंड पार्ट भी आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, और एईसी में आर्किटेक्चरल एंड इंजीनियरिंग पार्ट आता है। ठीक है प्रदीप जी, एक और बात बताइए, आपकी कंपनी आरईपीएल जो है उसने एक इनिशिएटिव लिया है भारत सरकार के साथ मिलकर, आप स्किल इंडिया मिशन के लिए भी काम करते हैं। कुछ इस पर और हमें इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि कैसे आरईपीएल और सरकार एक साथ मिलकर स्किल इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है? हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग साइड से, तो हम लोग जो जानते हैं सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट को एक आम आदमी को उसमें ट्रेन कर देना, उसको कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे रन करते हैं, अगर वो सीख लेता है तो उसको बहुत ही आराम से जॉब मिल जाती है। और जैसे जैसे कंट्री की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की तरफ जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन लोगों की जरूरत है जो डिग्री होल्डर नहीं है, डिप्लोमा होल्डर नहीं है, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर रन करना आता है। तो अगर हमने ऐसे लोगों को ट्रेन कर दिया तो उनको जॉब आसानी से मिल जाती है, और मार्केट में जो जॉब की शॉर्टेज है टेक्निकल लोगों की, वो भी काफी हद तक पूरी होती है। तो इस टॉपिक के ऊपर हमारी कंपनी और भारत सरकार का स्किल इंडिया मिशन को हम लोगों ने उनसे एसोसिएट होके अपने सेंटर्स खोल के जो बच्चे जो हैं जो टेक्निकल साइड में ट्रेनिंग लेके जाना चाहते हैं उनको ट्रेन करते हैं और फिर उनको प्लेसमेंट कराते हैं। ठीक है सर, एक और मुझे बात बताइए कि क्योंकि स्किल इंडिया मिशन के साथ भी आप लोग जुड़े हैं और जैसा आपने बताया कि स्किल डेवलपमेंट पर एक तरह से बहुत ज़्यादा फोकस है, आपको लगता है सर, क्योंकि हम नए दशक में इस साल आए हैं, 2021 आने वाले दशक का ये पहला साल है, ऐसे में आने वाले 10 सालों में आप किस तरह का ग्रोथ, किस तरह की डेवलपमेंट और देश को किन ऊंचाइयों तक पहुंचता हुआ देखते हैं? क्योंकि सरकार स्किल इंडिया मिशन हो, स्टार्टअप मिशन हो, इस तरह के कई प्रोग्राम्स लेकर आई है ताकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और देश तरक्की की नई राह पर चले। अगर हम
बिल्कुल कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लगाते हैं, तब भी हम लोगों के कंट्री का ग्रोथ रेट जो है आने वाले समय में, अभी पीछे 2 साल तो कोरोना के चक्कर में ग्रोथ रेट की हम बात ना करें, लेकिन आने वाले सालों में मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज 7 to 8% की ग्रोथ रेट इंडिया अटेंड करेगा, इजिली अटेंड करेगा। इस रेट से अगर हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो आज है वो ग्रो करती है, उसमें जो उसको सपोर्ट करने के लिए जो सेमी स्किल्ड मैन पावर चाहिए, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड मैन पावर बट नॉट टेक्नोक्रेट, वो स्किल इंडिया मिशन टाइप के प्रोग्राम से ही आएंगे। और अगर हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन होती है, उसमें जिस लेवल के जितने नंबर के लोगों की जरूरत है, उसमें ये मिशन बहुत बहुत हेल्प करेगा लोगों को जॉब दिलवाने में। स्मार्ट सिटी मिशन का भी आप एक अहम हिस्सा रहे हैं। स्मार्ट सिटीज के लिए बढ़ चढ़कर REPL जो है वो काम भी करती है। ऐसे में बताइए कि इस स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ सालों पहले ही इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कहाँ तक हम पहुंचे हैं स्मार्ट सिटीज के मामले में? व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी सर? स्मार्ट सिटी में 2 पार्ट हैं। एक है फिजिकल जो दिखता है, एक है जो फिजिकल नहीं है लेकिन वो हमारे डे टू डे लिविंग में हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पानी का बिल जमा करना, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे बहुत से ऐसी चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से, ऐसे और भी बहुत सी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। इन सारी चीजों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके उसको कंप्यूटराइज कर देना, ताकि रोजमर्रा की जो जिंदगी है एक सिटीजन की एक अर्बन सेंटर में, वो बहुत ही स्मूथ हो जाए, वो क्लिक ऑफ बटन से अपनी बहुत सी चीजों को हैंडल कर सके। और जो वहाँ की एजेंसीज हैं जो ये कर रही हैं, उनको काम करने के लिए जो मैनुअल काम करना पड़ता है, वो टेक्नोलॉजी, ICT के थ्रू टेक्नोलॉजी से वो क्लिक ऑफ बटन से कर सके मेंटेनेंस का काम। दिस इज वन पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा हुआ है हिंदुस्तान में। ऑलमोस्ट हर स्मार्ट सिटी में ये पहला प्रोजेक्ट था जिसे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कहा गया, और मोस्ट ऑफ द स्मार्ट सिटीज में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। आप देखेंगे कि आपके पास गाड़ी का चालान भी ऑटोमेटिक आ जाता है, आपके मोबाइल पे आ जाता है अगर आप गाड़ी गलत चलाते हैं। तो वो स्मार्ट सिटी का ही एक हिस्सा है कि सारे कैमरे, सब कुछ ऑनलाइन मैप्ड हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं कार नहीं चला रहा था, तो आपकी फोटो तक दे देंगे। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी। सेकेंड पार्ट है फिजिकल, कि रोड अच्छी हो जाए, गार्बेज कैसे हैंडल होगा वो ठीक हो जाए, और पार्क अच्छे हो जाए, घाट हैं अगर किसी शहर में तो घाट अच्छे हो जाए। दैट इज द फिजिकल साइड। फिजिकल साइड का प्रोग्रेस अभी चल रहा है, कुछ पार्ट काम हुआ है, कुछ अभी ऑन गोइंग प्रोसेस में है, बट द फर्स्ट वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, सेकंड इज अंडर प्रोग्रेस। सर, स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन असल भारत जो है वो गांवों में बसता है, हम सब ये बात जानते हैं। और अभी भी हमारे देश में शायद बहुत इंटीरियर्स में नहीं भी जाएंगे तो भी शहरों के से जो लगे हुए गांव हैं वो तो डेवलप हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपको राजस्थान में या फिर डीप टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट आपको ऐसे गांव मिल जाएंगे जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है सर। उनके पास वो बेसिक नेसेसिटी के लिए जो चीज़ें होती हैं उनके लिए भी अभी लड़ाई उन्हें बहुत बार करनी पड़ती है। ऐसे में सर आपको लगता है कि अभी भी बहुत काम करना बाकी है? इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर देश ज़रूर तरक्की की राह पे है, लेकिन अभी भी गांव देहात तक वो 24 घंटे बिजली, घर घर पानी, उन सब में काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1991 के पहले देखें तो लार्जली फोकस देश का जो है गांव की तरफ था, और अर्बन सेंटर्स निगलेक्टेड थे और नए अर्बन सेंटर्स बन नहीं रहे थे, पुराने शहर ही थे बस। तो उसके बाद अगर आप देखें तो अर्बन सेंटर में बहुत काम हुआ, और माइग्रेशन भी रूरल से अर्बन सेंटर में अगर आप देखें तो बहुत तेजी से बढ़ा है।
अगर गांव से लोग माइग्रेट करके शहर की तरफ आ रहे हैं, तो शहर में अगर उनको सुविधा नहीं मिलेगी तो शहर जो है वो रहने लायक नहीं रहेंगे, और जिस ख्वाहिश से आ रहे हैं वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो अर्बन सेंटर के लिए ये स्मार्ट सिटी और स्कीम्स आई, लेकिन रूरल सेक्टर में अगर आप देखें तो शौचालय का जो निर्माण है, जो अभी जल जीवन मिशन में गांव गांव में एक एक घर में ड्रिंकिंग वाटर का स्कीम है, वो बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है, बहुत ही एम्बिशियस है कि हर घर में पानी पहुंचाने का। एंड लैक्स ऑफ करोड़ की वो स्कीम है पूरे हिंदुस्तान में, वो सब गांव की स्कीम है, तो गांव में भी वो स्कीम चल रही है। सर, क्या किसी तरह का कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आपने देखा है? क्योंकि आप पानी की बात कर रहे हैं, वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर शहरों को और गांवों को पानी की कमी ना हो, इसके लिए काम जरूर हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट इस क्षेत्र में क्या है सर? पानी की हम बात करें तो आज से कुछ साल पहले तक एवरेज वाटर, जो फ्रेश वाटर प्रिज्यूम किया जाता था अर्बन एरिया में, वो 350-300 लीटर पर पर्सन काउंट किया जाता था पर डे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और पानी का रिसाइकल होना शुरू हुआ कि आप पानी को इरिगेशन में यूज करेंगे प्लस ट्रीट करके रिसाइकल करेंगे, तो उसका रिक्वायरमेंट अब रिड्यूस होते होते 80 लीटर पर पर्सन पर डे पे आ गया है, क्योंकि बैलेंस वाटर को रिसाइकिल करके ही वहां यूज कर लिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही अगर आप देखें तो वो 1/3 पे उसका फ्रेश वाटर का यूज आ गया है। यूज वही है, लोग पानी से यूज कर रहे हैं, बट बैलेंस वाटर इज ट्रीटेड वाटर, दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ गुड टेक्नोलॉजी। सिमिलरली बिजली में है, जो बिजली की जो पहले फ्लक्चुएशंस होते थे, और अगर हम आज देख लें तो फ्लक्चुएशंस बिल्कुल नहीं है शहरों में, तो वो जो ये सारा फायदा जो है टेक्नोलॉजी का ही है। प्रदीप सर, एक अहम बात यहाँ पर ये कि देश में तो आप बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं सरकार के साथ, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के साथ, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर मैं आरईपीएल की ग्रोथ प्लान्स के बारे में जानना चाहूँ तो उस पर कुछ बताएंगे हमें? हम लोगों की एक सब्सिडरी है सिंगापुर में, जहाँ सिंगापुर में भी सेम वर्क हम लोग वहाँ करते हैं, और अफ्रीका के कई कंट्रीज में हम लोगों ने सेम वाटर सेक्टर में हम लोगों ने पूरे शहर का डिजाइनिंग जो है और एग्जीक्यूशन की मॉनिटरिंग है हम लोगों ने किया है। तो अभी हम लोगों ने एट द मोमेंट जो है अफ्रीका एंड सिंगापुर में कंसंट्रेशन है, यहीं पे हम अभी फर्स्ट स्टेज पे एक्सपैंड करना चाहते हैं। प्रदीप सर, एक और अहम बात यह कि पिछले 2 सालों में खास तौर पर आपने किस तरह के इनोवेशंस में बदलाव देखे हैं? मैं बार बार पिछले 2 सालों का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि जिंदगी एक तरह से थम सी गई थी। टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम शायद जिंदगी को आगे भी बढ़ा रहे थे, लेकिन कौन से वो बड़े इनोवेशंस हैं जो आपने देखे हैं पिछले 2 सालों में? सबसे बड़ा इनोवेशन तो पहले हो चुका था, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हुआ लास्ट 2 ईयर में कि वीसी के थ्रू हम लोग बात करने लग गए। जी, तो पहले ये टेक्नोलॉजी थी लेकिन कोई करता नहीं था, ऑफिस में होती थी लेकिन लोग उसको जब तक 1-to-1 फिजिकली मिल ना लें तब तक मीटिंग पूरी नहीं होती थी। तो इसमें जो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, और उसके बाद जो हाइब्रिड मॉडल आया है कि वीसी भी है एज वेल एज कभी कभी फिजिकल मीटिंग्स भी हैं, तो ये जो चेंज आया ये फोर्स चेंज है बिकॉज ऑफ कोरोना, लेकिन ये फोर्स चेंज ने कॉस्ट को रिड्यूस किया है और एफिशिएंसी को बढ़ाया है। आज वर्क फ्रॉम होम भी जो है बड़ी कॉमन चीज हो गई है। आज से कुछ 2 साल पहले ये तब कॉमन नहीं था, और ये प्रिज्यूम होता था वर्क फ्रॉम होम कोई कर रहा है तो छुट्टी मार रहा है। बिल्कुल सर। सर, अगेन क्या कंसल्टेंसी सेक्टर पर किसी तरह का कोई असर पड़ा है पिछले 2 सालों में पैंडेमिक के बाद? हाँ, कंसल्टेंसी सेक्टर में कुछ प्रोजेक्ट जो रुक गए, जिनका काम ही रुक गया, या कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ गई कि वो प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया गया, तो वहां पे एक मेजर प्रॉब्लम आई है। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे
वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बहुत से प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड एंड अदर रीजंस जो हैं वो पिछले 2 साल में रुक गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आया है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इंफ्रा के प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ गई है। पिछले अगर 6-8 महीने की बात करें तो इतने प्रोजेक्ट पहले नहीं आ रहे थे जितने पिछले 6 महीने में आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में लास्ट 6 मंथ में बढ़ी है, 2 साल में अंतर आया है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत मैसिव प्रॉब्लम है। किस तरह की प्रॉब्लम सर, अगर कुछ बता पाए? प्रोजेक्ट में जहाँ पे कैश क्रंच है वो प्रोजेक्ट रुक से गए हैं, तो रुक गए हैं तो कंसल्टेंसी का भी काम रुक गया उसके हिसाब से, क्योंकि जब तक सर तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले 6-8 महीने में आप इकोनॉमी में सुधार होता हुआ देखते हैं? हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी एक तरह से थर्ड वेव की बात हो रही थी, लेकिन वो शुक्र है कि कुछ उस तरफ नंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। और क्योंकि वैक्सीनेशन के नंबर्स जो हैं वो हमने देखा कि 100 करोड़ का आंकड़ा हम लोगों ने वैक्सीनेशन में भी पार कर लिया है। तो क्या आने वाले 6 से 8 महीनों में आप इकोनॉमी में सुधार देखते हैं? और शायद तब जब सब कुछ अब धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया, जब सब कुछ और फुल फ्लेजेड अपने पीक पर खुलना शुरू होगा, सेक्टर्स सब खुलने शुरू होंगे, उस समय वापस से एक बार डिमांड भी बढ़ेगी और जो इकोनॉमिक साइकिल है उसे चलता हुआ देखते हैं। ऐसा है कि 2 साल पहले और अब में एक बहुत मेजर चेंज मैं देख रहा हूँ कि एक जो है ग्रोथ जो है वो बहुत डिफरेंट सेक्टर में हो रही है जो 2 साल पहले हो रही थी। ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ के एरियाज बदल गए हैं। तो जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ बड़ी मैसिव है, और कोरोना ने उसको बल्कि उसको पुश किया है, उसको इनकरेज किया है जो डिजिटल सेक्टर है। सेकंड बात है कि जो कंसोलिडेशन बहुत मैसिव वे में हो रहा है, लोग अपनी कंपनी को सेल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और बिजनेस को, तो जो कंपनी जिनके पास कैश अवेलेबल है वो कंपनी बड़ी होती जा रही है, और जो कैश क्रंच में है वो मार्केट से खत्म होती जा रही है। तो बिजनेस में कंसोलिडेशन बहुत स्पीड से हो रहा है, जो कि आज से 2 साल पहले नहीं था। और कमजोर कंपनियों, फाइनेंशियली वीक कंपनियों को कोरोना ने इस पोजीशन पे कर दिया कि दे हैव टू गो एंड मर्ज विद सम बिगर कंपनी, तो बड़ी कंपनी बड़ी होती जा रही है। बिल्कुल सर, 29 साल से आप मार्केट में हैं, खूब नाम भी कमाया है, NSE लिस्टेड कंपनी है। कोई लीडरशिप मंत्रा जो आप इस समय व्यूअर्स को देना चाहे? क्योंकि देखिए आप जो काम करते हैं सरकार के साथ भी मिलकर करते हैं, और देश को इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से बदलाव आया है उसमें आपकी कंपनी का भी बहुत अहम रोल रहा है। तो कोई लीडरशिप मंत्रा सर जो देना चाहे आज के स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स? देखिए ऐसा है कि मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि बिल्कुल आंख बंद करके बस मेहनत करते जाओ। और मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं भी हैं लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाता है। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, और अगर फ्यूचर को आप समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और थोड़ा रिस्क ले लेंगे तो सोने पे सुहागा है। यानी कि रिस्क टेकिंग इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन उसके साथ साथ मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। REPL कंप्लीटली मेड इन इंडिया कंपनी है, और मेड इन इंडिया होने के साथ साथ ये भारत को भी तरक्की की एक नई दिशा की तरफ ले जा रहा है। फिर चाहे स्टार्टअप मिशन जैसे प्रोग्राम्स हो, स्मार्ट सिटीज जैसे प्रोग्राम हो, या फिर वाटर रिलेटेड जो तमाम गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनसे, जल मिशन हो, उन सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती है और काम भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो मेड इन इंडिया के आज के एपिसोड में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।